चलिए दोस्तों, अपनी इंडस्ट्री एनालिसिस की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोर्टर 5 फोर्स मॉडल क्या होता है और किसी भी इंडस्ट्री को एनालिसिस करने के लिए पोर्टर 5 फोर्स मॉडल हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको फटाफट से सम अप कर देता हूँ कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इंडस्ट्री एनालिसिस की क्या किया था और हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस 4 प्रकार में से किस प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों हमारे जो ये 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है उसमें हमारी आती है ग्रोथ इंडस्ट्री, सिक्लिकल इंडस्ट्री, डिफेंसिव इंडस्ट्री और सिक्लिक ग्रोथ इंडस्ट्री। तो दोस्तों ग्रोथ इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें आपका बिजनेस जो होता है, वो जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो एकदम अर्ली स्टेज में होती है। इसमें दोस्तों जो आपका रिटर्न होगा वो बहुत हाई होता है और इसमें जो आपका बिजनेस का रिस्क रहता है वो भी हाई रहता है, क्योंकि इसमें आपका दोस्तों जो बिज़नेस होता है, जो इंडस्ट्री होती है वो अर्ली स्टेज पे होती है, तो डेफिनेटली उसमें रिस्क रहेगा क्योंकि मार्केट में वो अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं हुआ है, मार्केट में वो अच्छा मार्केट शेयर नहीं हुआ है। लेकिन आपकी जो अर्निंग होगी वो अच्छी रहती है क्योंकि आपका बिज़नेस ग्रेजुअली ग्रो कर रहा होता है। दूसरी इंडस्ट्री जो हमारी आती है दोस्तों वो आती है हमारी सिक्लिकल इंडस्ट्री। दोस्तों ये इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पर काम करती है। दोस्तों जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें कि हम जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री को लेते हैं दोस्तों, एयरलाइन और टूरिज़्म इंडस्ट्री। दोस्तों ये इंडस्ट्री तभी काम करती है, सपोज़ कीजिए अगर पर पर्सन के पास इनकम अच्छी होगी तभी वो स्पेंड करना चाहेगा, तभी वो घूमना फिरना चाहेगा। तो इसलिए दोस्तों ये होती है सिक्लिकल इंडस्ट्री, क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छे से एक्सपैंड हो रही होती है तो ये इंडस्ट्री उसके हिसाब से ही परफॉर्म करती है। अब दोस्तों इसको एक और एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक और एग्जाम्पल में हमारा आता है जैसे हैवी इक्विपमेंट की हमारी ड्यूरेबल गुड्स हो गए या हमारे, या हैवी इक्विपमेंट की मशीनरी की कंपनी हो गई। अब दोस्तों इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, हैवी मशीनरी की या हैवी इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। और दोस्तों फैक्ट्री कोई भी कंपनी कब इस्टेब्लिश करेगी, कोई भी पर्सन अपना बिजनेस या अपनी कंपनी कब इस्टेब्लिश करना चाहेगा? जब इकोनॉमिक एक्सपैंड हो रही होती है। तो दोस्तों ये भी हमारी एक इंडस्ट्री होती है जो हमारी इकोनॉमी के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर काम करती है। तीसरी जो इंडस्ट्री होती है दोस्तों हमारी वो होती है डिफेंसिव इंडस्ट्री। डिफेंसिव इंडस्ट्री में दोस्तों हमारे पास एफएमसीजी आ जाती है। एफएमसीजी में दोस्तों वो इंडस्ट्री होती है जिस पे कंज्यूमर को इकोनॉमी के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, मतलब कि जैसे आप अपना ले लीजिए फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री या अपना शैम्पू की इंडस्ट्री या आपका सोप की इंडस्ट्री, तो ये वो इंडस्ट्री होती है। मतलब कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड नहीं होता, उन्हें जो चीज़ कंज्यूम करनी होती है वो कंज्यूम करनी होती है और वो डिफेंसिव इंडस्ट्री का पार्ट होती है। और चौथी जो हमारे पास इंडस्ट्री आती है दोस्तों वो आती है सिक्लिक ग्रोथ इंडस्ट्री। सिक्लिक ग्रोथ इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसे ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में दोस्तों हमने देखा कि जैसे ऑटो इंडस्ट्री में पीछे काफ़ी सालों में चेंजेस हो रहे थे जिस वजह से ऑटो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। जैसे डीजल से पेट्रोल, फिर पेट्रोल से आपका सीएनजी और आपका मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इस तरीके से इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहे थे जिस वजह से ये इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रही थी। और दोस्तों अब आगे आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। पर दोस्तों तो इस टाइप की इंडस्ट्री जो होती है वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के बेस पर ही काम करती है। इस इंडस्ट्री में दोस्तों दोनों तरह के आपका क्वालिटीज़ पाई जाती है, जो हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री में होती है और जो हमारी सिक्लिकल इंडस्ट्री पे होती है। मतलब कि ये इसमें आपको अच्छी अर्निंग फिगर्स मिलेंगी, अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, अच्छी रेवेन्यू होगी और प्लस ये इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पर भी डिपेंड होती हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज कैसे करें। तो एनालाइज करने के लिए दोस्तों हमारे पास पोर्टर 5 फोर्स मॉडल होता है। ये मॉडल हमें क्या बताता है? ये मॉडल हमें 5 फैक्टर के बारे में बताता है।
इन 5 फैक्टर में जो हमारा फैक्टर आता है नंबर 1, वो होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। दोस्तों, मैं किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री तब सेफ समझी जाती है जब उसमें कोई भी थ्रेट नहीं हो किसी भी न्यू एंट्रेंट्स का, तो वो इंडस्ट्री दोस्तों सेफ समझी जाती है। सपोज़ कीजिए अगर मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जहाँ पर ईज़िली कोई भी कंपनी आ सकती है और अपना बिज़नेस डाल सकती है और कंपटीशन बढ़ा सकती है, तो वो मेरा इंडस्ट्री अनसेफ हो जाती है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर मुझे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स चेक करना पड़ता है। दूसरा दोस्तों जो मेरे पास आता है वो आता है मेरे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री तभी सेफ मानी जाएगी जब आप अपने सप्लायर से बार्गेन कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा ना हो कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स ही हों, या आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं रॉ मटेरियल के, जो आपके रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा हमारे पास दोस्तों आता है वो आता है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जो हम तीसरा फैक्टर देखते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सपोज़ कीजिए कि अगर मेरे बायर कुछ ऐसे हैं कि अगर मतलब मैं अपने बायर के कंट्रोल में हूँ, एक तरीके से मेरा जो माल है, मेरी जो इंडस्ट्री में जो गुड्स मेरा प्रोड्यूस किया, मतलब जो सप्लाई किया जाता है, जो सेल किया जाता है, वो बायर मतलब प्राइस सेंसिटिव हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी उसमें प्राइस को ऊपर नीचे करता हूँ तो बायर एकदम शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री भी दोस्तों सेफ़ नहीं मानी जाती। चौथा जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है दोस्तों हमारे पास थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या होता है दोस्तों, मेरी इंडस्ट्री तब सेफ़ मानी जाएगी जब उसका कोई मेजर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ना हो। जैसे कि दोस्तों टी और कॉफ़ी हम देखते हैं, टी कॉफ़ी इंडस्ट्री हो गई, ये बड़ी मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट होता है। ऐसे मेरा जो प्रोडक्ट है या जो मेरा इंडस्ट्री है उसका कोई ऐसा मेजर सब्स्टिट्यूट ना हो, तो इंडस्ट्री वो सेफ़ मानी जाएगी। और सबसे लास्ट जो मेरे पास फिफ्थ आता है वो आता है दोस्तों राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो दोस्तों ये होता है कि मेरे पास कंपटीशन ज़्यादा ना हो। इस चीज़ में हम फैक्ट चेक करते हैं कि मेरे पास जो नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स है वो कम होने चाहिए, या ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मेरी इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से डिफ़र करता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ पैरामीटर बनाए हैं जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारी सेफ़ है या नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया है मैंने, जिसकी मदद से हम ये देखेंगे कि ये इंडस्ट्री सेफ़ है या नहीं। आइए दोस्तों हम सबसे पहले एनालाइज़ करके देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। तो हमें ये कुछ क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, और आंसर हम कैसे करेंगे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्या इसमें हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आंसर ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। तो दोस्तों जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है उसमें मेनली देखा गया है कि आपको हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर स्कोर 1 दूंगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब है दोस्तों, क्या मैं अपनी मिनिमम कॉस्ट पे हाई वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकता हूँ? तो दोस्तों एक बार आप जो प्लांट लगा दिया आपने, उसमें काफ़ी सारा हाई वॉल्यूम ऑफ गाड़ियाँ बन जाती हैं, तो इसमें भी मैं यहाँ पर 1 देना चाहूँगा। अगेन दोस्तों ये जो मैं स्कोरिंग कर रहा हूँ ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कर रहा हूँ, इसलिए ये डिफ़र करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। कोई इन्वेस्टर इस इंडस्ट्री को सेफ़ भी कह सकता है, और कोई डिफरेंट इन्वेस्टर इस इंडस्ट्री को अनसेफ भी कह सकता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। तो ये ऐसा कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है कि मैं यहाँ पर 1 दे रहा हूँ तो आपको भी 1 ही देना है, आपको इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करना है। तीसरा जो दोस्तों हमारे पास आता है वो आता है बिजनेस डिफ्रेंसीशन। क्या दोस्तों ऑटोमोबाइल में आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हैं? तो यहाँ पर भी मुझे लगता है दोस्तों हाँ, क्योंकि गाड़ियाँ अपने डिज़ाइनिंग के बेस पर बनती हैं। जो आपका न्यू डिज़ाइन और
न्यू न्यू इस गाड़ी का मॉडल होगा वो आपके प्रोडक्ट को यूनिक बना देता है। तो इसलिए दोस्तों मुझे ये स्टेटमेंट भी ट्रू लगता है कि इसमें बिजनेस डिफरेंशिएशन है। फोर्थ जो हम मेरा पैरामीटर आता है दोस्तों वह होता है लो स्विचिंग कॉस्ट। मतलब कि अगर मैं एक उस पर मतलब कि अगर मैं कोई टेक्नोलॉजी स्विच करता हूँ तो क्या मुझे उसकी लो कॉस्ट देनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज़ करिए दोस्तों मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ एक। अब हम पेट्रोल से पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक में क्या मेरा बिज़नेस को चेंज करने में मुझे लो कॉस्ट लगेगी या हाई कॉस्ट लगेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हाई कॉस्ट लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसका जो स्कोर है वो ज़ीरो देता हूँ। मेरा फिफ्थ जो आता है दोस्तों वो आता है ब्रांड फोकस्ड इंडस्ट्री। क्या ऑटोमोबाइल एक ब्रांड फोकस्ड इंडस्ट्री है? जी हाँ दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऑटोमोबाइल एक ब्रांड फोकस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें मारुति आपका ब्रांड है, जो इसमें मतलब गाड़ियाँ जो बिकती हैं वो ब्रांड के बेसिस पे बिकती हैं। तो मैं यहाँ पर भी 1 देता हूँ। और सिक्स्थ जो मेरा आता है दोस्तों वो आता है ईज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो ईज़ है, मतलब कि क्या मैं कंज्यूमर को ईज़िली गाड़ी अवेलेबल करा सकता हूँ। तो मुझे दोस्तों लगता है कि हाँ, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस इंडस्ट्री में होता है वो ईज़ होता है। तो मैं ईज़िली अपनी गाड़ियाँ डायरेक्ट अब मैन्युफैक्चर करके कंज्यूमर तक पहुँचा सकता हूँ थ्रू द शोरूम। तो मैं यहाँ पर भी 1 देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा अब आप देखेंगे कि ये जो कलर है यहाँ पर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का ये ग्रीन हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडस्ट्री थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स से एकदम सेफ है। मुझे किसी न्यू एंट्रेंट्स का कोई फियर इसमें नहीं है। चलिए दोस्तों अगले पैरामीटर पे चलते हैं जो है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका ये स्टेटमेंट हम चेक करते हैं लार्ज नंबर ऑफ होलसेल एंड रिटेल बायर्स। क्या इसमें लार्ज नंबर ऑफ होलसेल और रिटेल बायर्स हैं? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ होलसेलर एंड रिटेल बायर्स है। तो इसमें दोस्तों हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। क्या गाड़ी का कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है? हाँ दोस्तों, इसमें मुझे काफ़ी सारे इसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लगते हैं, जैसे आपका बाइक भी हो सकता है, आपका बस भी, ट्रेन भी, ये सब गाड़ी के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। तीसरा जो हम चेक करेंगे दोस्तों वो हम चेक करेंगे बायर्स आर सेंसिटिव टू प्राइस। क्या बायर्स प्राइस के लिए सेंसिटिव है? मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दूंगा तो क्या बायर्स चेंज हो जाएंगे? तो दोस्तों मुझे ये स्टेटमेंट फॉल्स लगता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम गाड़ी का प्राइस 4 लाख रुपए रखते हैं या गाड़ी का प्राइस 5 लाख रुपये रखते हैं तो उससे बायर को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। उससे जो कार लेनी है वो लेनी है, क्योंकि ये एक तरीके से ब्रांड फोकस्ड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर भी मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानते हुए 0 रख देता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये मेरा ग्रीन ही रहता है, मतलब कि मेरा जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है उस हिसाब से भी ये इंडस्ट्री एकदम सेफ है। तीसरे पे दोस्तों बात करते हैं लिमिटेड सप्लायर। क्या ऑटो इंडस्ट्री में लिमिटेड सप्लायर हैं? क्या जिससे मैं ऑटोमोबाइल मतलब कि जो मेरी गाड़ियाँ बनती हैं उसका जो मटेरियल लगता है वो लिमिटेड सप्लायर्स हैं, यानी कि ऑटो एंसिलरीज प्रोडक्ट? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज के दुनिया भर के प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नहीं लिमिटेड ऑफ सप्लायर्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को गलत मानता हूँ और 0 का वैल्यू इनपुट करूँगा। सेकंड जो हम देखेंगे दोस्तों वो देखते हैं हम स्केर्स रिसोर्सेज। क्या मेरे पास जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मुझे ईजिली अवेलेबल हो जाता है या नहीं? जैसे दोस्तों गाड़ी बनाने में हमें क्या चाहिए, हमें स्टील चाहिए, आयरन चाहिए, तो ये सब क्या मुझे इजीली, प्लास्टिक चाहिए, क्या ये मुझे इजीली अवेलेबल हो जाता है? दोस्तों हाँ, हमारे पास इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि मेरा रिसोर्स मुझे इजीली अवेलेबल करा देती हैं। तो मतलब कि मेरा जो रिसोर्सेज है वो स्केयर नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी इस स्टेटमेंट को फॉल्स रख दूँगा और 0 इनपुट करूँगा। थर्ड आता है दोस्तों स्विचिंग सप्लायर कॉस्ट हायर। मतलब कि दोस्तों अगर मैं अपना सप्लायर को स्विच करता हूँ तो क्या मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी? तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे अपना ऑटो एंसिलरीज की कंपनीज़ हैं, स्टील की कंपनीज़ है, प्लास्टिक की कंपनी है। तो दोस्तों स्विचिंग सप्लायर करने से मेरी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर भी इसे 0 की वैल्यू इनपुट करता हूँ इस स्टेटमेंट को फॉल्स मानते हुए।
दोस्तों मेरे हिसाब से पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी के हिसाब से भी ये इंडस्ट्री एकदम सेफ है। तीसरा दोस्तों हम अब बात करते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या इसका मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट है, इज ए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल विच कैन ईजिली सब्स्टिट्यूट आवर प्रोडक्ट। क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि क्या गाड़ी वगैरह की इंडस्ट्री को ईजिली आप कार इंडस्ट्री को आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर मुझे हाँ लगता है, क्योंकि हम काफ़ी आपका बस हो गई, आपकी ट्रेन हो गई, आपकी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं दोस्तों जो इजीली आपको सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं, इस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा। तो दोस्तों देखिए थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट के मामले में ये इंडस्ट्री अनसेफ हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो हमारा है राइवल अमंग एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो इसे हम चेक करते हैं दोस्तों, हाई नंबर ऑफ कंपिटिटर्स। क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हाई नंबर ऑफ कंपिटिटर्स हैं? अगर इसका आंसर है हाँ तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा। तो लेकिन कंपिटिटर्स कम है तो मैं इसे फॉल्स मानते हुए 0 लिखता हूँ। स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, तो दोस्तों इसमें इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट स्लो है, वो हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों? हम रेवेन्यू से चेक करेंगे। टोटल इंडस्ट्री का रेवेन्यू हम हर साल देखेंगे, उससे हम चेक करेंगे। तो दोस्तों रेवेन्यू जो ऑटो इंडस्ट्री का है वो मेरे हिसाब से अभी कम ही है, तो स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को मैं यहाँ पर 1 दे रहा हूँ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, मतलब कि दोस्तों क्या मेरा जो प्रोडक्ट है उसका डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट, वो कोई डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट है, या ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्ट मतलब यूनिक ना हो। जैसे ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करते हैं तो मेरा मतलब मैं एक ऐसे इंडस्ट्री में होना चाहिए जहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएट हो, वो ब्रांड फोकस्ड हो, जो मेरे प्रोडक्ट को यूनिक बनाए। तो नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ये स्टेटमेंट दोस्तों मुझे फॉल्स लगता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इस इंडस्ट्री में है, तो मैं यहाँ पर 0 देता हूँ। नो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क, तो दोस्तों क्या इस इंडस्ट्री में पेटेंट कॉपीराइट या ट्रेडमार्क की ज़रूरत है? दोस्तों कुछ कंपनियां में होता है कि वो अपना एक डिज़ाइन को कॉपीराइट करा देती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या कोई टेक्नोलॉजी नहीं लाकर उसे कॉपीराइट करा देती हैं। लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो इस इंडस्ट्री में ऐसा मेजर कुछ नहीं है कॉपीराइट का, तो मैं यहाँ पर भी इसे स्टेटमेंट को ट्रू मानता हूँ और 1 देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप देखेंगे तो राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कस्टमर में ये आपका न्यूट्रल हो जाता है, मतलब कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये दोस्तों मैंने कुछ परसेंटेज दिए हैं, अगेन ये मेरे हिसाब से परसेंटेज है, हो सकता है आपके हिसाब से ये परसेंटेज कुछ और हो, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। अब जैसे थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को मैंने 15% दिया है वेटेज, और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को 20% की वेटेज दी है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को 20% की वेटेज दी है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे 25% दी है और इसे 20% दी है। तो दोस्तों इस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसी इंडस्ट्री में पैसा लगाना है या नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पोर्टर 5 फोर्स मॉडल समझ में आया होगा। आगे हम 1-2 इंडस्ट्री को और देखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे।